नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेडिकल सुविधाओं के बारे में। दिनांक 1 दिसंबर सन 1997 से 100 रुपये की दर से एक निश्चित चिकित्सा भत्ता शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत यदि एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक अगर मिलिट्री हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनको प्रति माह 100 रुपया मेडिकल अलाउंस के रूप में दिया जाता था। इस शुल्क को दिनांक 1 जुलाई सन 2017 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया और यह निश्चित मेडिकल अलाउंस दिनांक 1 जुलाई 2017 से उन भूतपूर्व सैनिकों या उन रक्षा पेंशन भोगियों को दिया जाने लगा जो कि रिटायर होकर मिलिट्री हॉस्पिटल, सैनिक अस्पताल की सुविधाएं नहीं लेना चाहते और वहां से बहुत दूर रहते हैं और घर पर ही रह करके अपने वहां पर व्यक्तिगत डॉक्टर या स्थानीय डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं। अब तत्पश्चात शुरू हुआ ECHS। इसके अंतर्गत जो भूतपूर्व सैनिक ECHS के सदस्य हैं वह इस चिकित्सा भत्ते के पात्र नहीं हैं। अर्थात यदि आपने ECHS की सदस्यता ले ली है तो आपको यह मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर आपको ECHS के अंतर्गत अनलिमिटेड आपको इलाज के लिए सुविधा ECHS के द्वारा दी जाएगी। इसमें कोई फिक्स धनराशि नहीं है कि इसमें कुछ 5 लाख तक का ही इलाज आप करा सकते हैं या 10 लाख तक का ही इलाज करा सकते हैं। इसमें जब तक आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो भी इसके एप्लीकेबल हैं उन सभी को ECHS द्वारा इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ECHS की सुविधा एक बहुत अच्छी सुविधा है। ECHS सुविधा अब बोर्ड से बाहर किए गए पूर्व भर्ती के आश्रितों को भी दी गई है जो विकलांगता पेंशन ले रहे हैं। यानी कि जो जवान, जो भूतपूर्व सैनिक, जो रक्षा पेंशन भोगी डिसेबल पेंशन ले रहे हैं उनके आश्रितों को भी ECHS की सुविधा दी जा रही है। दिनांक 1 अप्रैल सन 2003 के बाद सेवा मुक्त रिटायर पर आए भूतपूर्व सैनिकों के लिए ECHS अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन की सुविधा ही नहीं है, आपको ECHS का मेंबर बनना ही पड़ेगा, ECHS की सुविधा लेनी ही पड़ेगी, उसका सदस्य बनना ही पड़ेगा। और इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शुल्क है जो कि रिटायरमेंट के समय ECHS अपने खाते में ले लेता है। परंतु दिनांक 1 जनवरी सन 1996 से पहले के जो पेंशन भोगी हैं उनको यदि इस योजना में शामिल होना है तो उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। यदि आप 1 जनवरी सन 1996 से पहले के रिटायरी हैं तो आपको मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेनी आपको ECHS की सदस्यता सरकार द्वारा दी जा रही है। परंतु दिनांक 1 जनवरी सन 1996 से लेकर 31 मार्च सन 2003 तक जो भी भूतपूर्व सैनिक रिटायर हुए हैं, यदि वह ECHS में सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ निश्चित शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। मैं यह दिनांक फिर से दोहराता हूं, दिनांक 1 जनवरी सन 1996 से दिनांक 31 मार्च सन 2003 तक के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि वह ECHS की सदस्यता लेना चाहते हैं, ECHS के द्वारा मुफ्त इलाज प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ निश्चित शुल्क
देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी ECHS सेंटर में जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ के ECHS अधिकारी से मिल सकते हैं और निश्चित भुगतान करने के पश्चात आप ECHS की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह सीमा 31 मार्च 2003 तक इसलिए रखी गई है क्योंकि ECHS की जो सेवा है दिनांक 1 अप्रैल सन 2003 से सभी रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए पहले ही अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। अब दिनांक 29 दिसंबर सन 2017 से यह शुल्क बढ़ा दिया गया है। रिक्रूट से हवलदार रैंक तक को 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। NB सबसे माननीय कैप्टन और समकक्ष तक 67,000 अर्थात बाकी सभी नायब सूबेदार, सूबेदार या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, ऑनरेडी कैप्टन, इन सब की जो फीस रखी गई है, ECHS का शुल्क रखा गया है, वह है 67,000 रुपये। तथा अधिकारी वर्ग लेफ्टिनेंट टू जनरल इन सब के लिए 1,20,000 रुपये शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। अब इसके लिए एक कार्ड दिया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और तत्पश्चात आप ECHS कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास इस समय 32 KB व्यक्तिगत पर्सनल सफ़ेद व्हाइट वाला कार्ड है तो आपको ऑनलाइन भी परिवर्तन करके ECHS कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास अस्थायी ECHS पर्ची है तो नए कार्ड का फॉलोअप कर सकते हैं और नए कार्ड को प्राप्त करने के लिए नज़दीकी ECHS केंद्र में जाकर आप ECHS कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी जल्दी में, जल्दबाजी में मार्केट में गए, बाजार में गए, शॉपिंग के लिए गए और वहाँ पर आपका ECHS कार्ड खो गया, गुम हो गया, तो आपको नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर आप असमर्थ हैं तो आप नज़दीकी ECHS केंद्र में जाकर के नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप पहले से मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं और अभी ECHS के सदस्य हैं तो आप बैंक में तुरंत एप्लीकेशन देकर अपने इस मेडिकल अलाउंस पर रोक लगाएं। युद्ध में विकलांग पेंशन भोगियों अर्थात जो वार कैजुअलिटीज़ हैं, जो वार में डिसेबल्ड पेंशनर्स हैं और उनकी विधवाओं को ECHS अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है। यानी कि यदि आप किसी लड़ाई में विकलांग हुए हैं, डिसेबल्ड हुए हैं और या फिर कोई विधवा हैं, युद्ध वार में वीरगति को प्राप्त करने के पश्चात उनकी पत्नी जो कि विधवा को इस प्रकार ECHS का जो शुल्क है वो देने से छूट दी गई है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है सरकार। यदि आपके पास पुराना 16 KB वाला लाल रंग का ज्वाइंट कार्ड है तो आपको इसे बदलना होगा। अपने PPO नंबर को हमेशा नोट करके रखें और किसी भी प्रश्न के मामले में हमेशा अपना विवरण जैसे रैंक, ग्रुप, योग्यता, सेवा और जन्म तिथि हमेशा अपने पास लिखित रूप से रखें, क्योंकि यह जानकारी बार बार पेंशन आने के बाद भी आपको भविष्य में काम आएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको हमेशा अपना PPO नंबर, रैंक, ग्रुप, योग्यता, सेवा और जन्म तिथि और इसके अलावा DSP अकाउंट नंबर भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए या फिर अपने पास नोट कर करके रखना चाहिए। अपने पेंशन खाते को हमेशा अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त रखें E&S के आधार पर, यानी कि आइदर और सर्वाइवर, यानी कि जो आपका पेंशन का अकाउंट है, जो आपका DSP अकाउंट है, उसको सबसे पहले बैंक में जाकर DSP पेंशन अकाउंट में
चेंज कराना, परिवर्तन कराना जरूरी है। साथ में आपका यह पेंशन अकाउंट आपके जीवन साथी यानी आपकी पत्नी या आपके पति के साथ में आइदर और सर्वाइवर के रूप में आपका खाता खुला होना चाहिए। आइदर और सर्वाइवर में क्या होता है, या तो आप दोनों में से कोई भी लेन देन कर सकता है, और या फिर किसी एक के स्वर्गवास हो जाने पर दूसरे सदस्य को अपने आप ही उस बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। तत्पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपने पेंशन खातों के लिए अपने बैंक खाते में नामांकन देना चाहिए। हमेशा नॉमिनी आपके अकाउंट में होना चाहिए, चाहे आप इंडिविजुअल पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उसमें आपके खाते में नॉमिनी को अवश्य रखें। अन्यथा किसी प्रकार की अनहोनी होने पर या किसी भी प्रकार की आपके साथ आपके परिवार में कोई भी कारण बन सकता है जिससे उस खाते का लाभ आसानी से मिल जाए। इसके लिए आप नॉमिनी यानी कि वारिस, उसका नाम बैंक खाते में लगा करके रखें। अपनी पासबुक की एंट्रीज को, प्रविष्टियों को रेगुलर रूप से, नियमित रूप से अपडेट करें, प्रिंट करें और उसका मिलान करते रहें। क्या आपकी पेंशन हर महीने बराबर आ रही है? क्या कोई आपका एरियर आने वाला था वो आ रहा है? यह सब बातें आप अपने बैंक खाते में देख सकते हैं। हर महीने बैंक से पेंशन पर्ची प्राप्त करें, उसे सुरक्षित एक फाइल में रखें। पेंशन स्लिप, यह पेंशन स्लिप आपको कभी भी काम दे सकती है, कभी भी काम आ सकती है, और ये काम नहीं भी आती तब भी आप उसको देखकर अपने पेंशन की वृद्धि को देख सकते हैं कि आपकी पेंशन बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपका इंक्रीमेंट बराबर समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका डीए लगकर आया है कि नहीं आया है। यह सब आप पेंशन स्लिप में देख सकते हैं। और यह पेंशन स्लिप बैंक से भी मिल सकती है और आपको स्पर्श जो ऐप है भारत सरकार द्वारा बनाई हुई, उसमें भी इस पेंशन स्लिप को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अपने आधार कार्ड नंबर को और पैन कार्ड नंबर को अपने पेंशन खाते से लिंक कर लें, नहीं तो यह आपके लिए बहुत ही परेशानी लाने वाला विषय हो जाएगा। इसलिए बैंक में जाकर के आप बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर या पासबुक प्रिंट करने वाले मेंबर से मिलें और बैंक में पूछें कि क्या मेरा आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर पेंशन खाते से लिंक है। यदि है तो वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अगर नहीं है तो तुरंत अपने आधार कार्ड को, अपने पैन कार्ड को तुरंत लिंक करा दें। इसके पश्चात आपका आधार कार्ड की पीडीएफ कॉपी नव पैन को ऑनलाइन भेजें ताकि लिंक हो जाए और ईमेल पुष्टि प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य यह है, आप अपने नजदीकी सोल्जर बोर्ड में जाके या जो AWPO होते हैं, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस हैं, वहां पर जाकर के भी आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। तत्पश्चात पीपीओ और बैंक खाते में आपके जीवन साथी का नाम और डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए। यानी कि आप इसको प्रॉपर पूछताछ करिए कि क्या पीपीओ में आपके जीवन साथी का नाम सही है और डेट ऑफ बर्थ सही है, और उसी प्रकार से बैंक खाते में भी आपका पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का जो नंबर है और आपके जीवन साथी की जन्म तिथि है वही है। क्योंकि भविष्य में कुछ इस प्रकार की अनहोनी होने पर अगर डेट ऑफ बर्थ में या नाम की स्पेलिंग में कुछ फर्क आ जाता है तो हमारे आने वाले समय में जीवन साथी को कष्ट भोगना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले ही आप इस बात को कंफर्म कर लें कि आपके जीवन साथी का नाम और आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर की जो जन्म तिथि है, जो पीपीओ में है, वही बैंक खाते में, बैंक के रिकॉर्ड में वही नाम और नाम की स्पेलिंग और तिथि, बैंक जन्म तिथि है। अब
यदि आपकी और आपके पति पत्नी की जन्म तिथि आपके बैंक में दर्ज नहीं है तो कृपया अपनी जन्म तिथि दर्ज करने के लिए अपना स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी प्रकार का प्रमाणित करता हो कि आपके जीवन साथी का जन्म तिथि यह है और जो कि पीपीओ से मिल रहा है, उसको तुरंत बैंक में जमा करके नाम की सही स्पेलिंग और जन्म तिथि सही करा लें। तत्पश्चात जो आपको पेंशन आती है वो पेंशन के लिए प्रतिवर्ष नवंबर में आपको लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसका हमेशा ध्यान रखें कि हर साल नवंबर में बैंक को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार रहें। आप कई तरीकों से, अन्य प्रकार से भी लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोल्जर बोर्ड में जाके, बैंक में जाके, नज़दीकी आधार केंद्र में जाके, आपके नज़दीकी AWPO, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एजेंसी में जाके, और इसके अलावा आप अन्य नज़दीकी स्थानीय बैंकों में जाकर के भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हर वर्ष, प्रतिवर्ष नवंबर माह में अपने बैंक में जमा कर दें और उसकी रसीद ले लें, कंफर्म कर लें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जमा हो गया है और इससे आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और आपको पूरे आने वाले लाभ मिलते रहेंगे। अब दिनांक 1 अप्रैल सन 1985 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन के लिए भी दर्ज है। यदि नहीं है तो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस में पारिवारिक पेंशन के अनुमोदन के लिए तुरंत एप्लीकेशन दे दें। यह आपकी ही ड्यूटी है और कोई आपके लिए इतना काम नहीं करेगा कि पारिवारिक पेंशन यानी कि फैमिली पेंशन यानी कि आपकी अनुपस्थिति यानी कि आपके स्वर्गवास के पश्चात आपके जीवन साथी को पेंशन सफलतापूर्वक मिलती रहे। इसलिए अपने जीवन साथी का नाम आपका दर्ज होना चाहिए रिकॉर्ड ऑफिस में, जिला सैनिक बोर्ड में और बैंक में। दिनांक 1 अप्रैल सन 1985 से पहले किसी भी पेंशन भोगी जिनके पास पेंशन बुक या पीपीओ की प्रति नहीं है, कृपया बैंक में आवेदन करें और एक प्रति प्राप्त करें। यदि आपकी पीपीओ की कॉपी मिस हो गई है, कहीं गुम हो गई है, कहीं खो गई है, तो एक कॉपी आप बैंक से प्राप्त करके अपने पास संभाल कर रखें। यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु 67 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, 67 ईयर्स से पहले हो जाती है, तो उसकी पत्नी को उसके पति के समान पेंशन मिलनी चाहिए, यह भी निश्चित कर लें। मृत्यु की तिथि से लेकर मृतक के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या 7 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तब तक पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशन भोगी एक्स्ट्रा पेंशन के रूप में अपनी मूल पेंशन में 20% का इंक्रीज पाने के हकदार हैं। यदि आपको ये पेंशन नहीं मिल रही है या नहीं मिलती है तो आपको जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ बैंक से संपर्क करना होगा। उसमें आपकी पेंशन में 20% की वृद्धि कर हो जाएगी। और यह व्यवस्था है 80 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात। यानी कि देखिए, भारत सरकार ने कितना अच्छी व्यवस्था की हुई है कि यदि भूतपूर्व सैनिक रक्षा पेंशन भोगी 80 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पेंशन में 20% की वृद्धि देकर उसकी पेंशन को बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जरूरत पड़ने पर आपकी पेंशन बढ़ गई। रक्षा पेंशन के अतिरिक्त ईपीएफ पेंशन, पारिवारिक पेंशन भी 27 जुलाई सन 2001 से स्वीकृत सैंक्शन है। ईएसएम यानी कि एक्स-सर्विसमैन दिनांक 1 जनवरी सन 1996 से बिना किसी सीमा के 2 पेंशन अलग अलग ले सकते हैं। बताइए कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। यानी कि यदि कोई इंसान
यदि कोई देश का नौजवान 17 या 18 वर्ष की उम्र में आयु में सेना में भर्ती होता है और 15 वर्ष की सेवा करके पेंशन पर घर आ जाता है और घर में आने के पश्चात वह अलग से दूसरी सर्विस करता है, एक्स सर्विसमैन का कोटा लेकर के, भूतपूर्व सैनिकों का कोटा लेकर के यदि वह दूसरी सर्विस सेवा करता है तो वहाँ पर यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल में कोई पेंशन बनती है तो वह पेंशन लेने का भी उस भूतपूर्व सैनिक को हकदार है। यानी कि आप 2 पेंशन लेने के लिए भी अधिकृत हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपको केवल एक ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि प्राचीन काल में पुराने समय में ऐसी व्यवस्था थी कि आप एक ही पेंशन लीजिए। उस समय फिर भूतपूर्व सैनिक के पास कोई चॉइस नहीं होती थी, वो जो ज़्यादा पेंशन होती थी उसके लिए ऑप्शन कर देता था और उसको वह पेंशन मिलती थी। लेकिन अभी ज़्यादा हो कम हो जितनी भी है भैया, आपने 2 जगह काम किया है, दोनों जगह की पेंशन आपके अकाउंट में आएगी बिना किसी कटौती के। और इसमें आपको किसी प्रकार से मेरे से कुछ पूछताछ करनी हो तो आप मैं इसमें मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करके आपको समझा दूंगा। कुछ शर्तों के साथ पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 जुलाई सन 1997 से डीए दिया जाने लगा है, यानी कि महंगाई भत्ता पेंशन पर भी लागू है। यदि भारत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाएगी तो आपकी पेंशन में भी डीए बढ़कर आएगा। बिना किसी शर्त के नियोजित पारिवारिक पेंशन को भी डीए स्वीकार्य है, यानी कि हमारी अनुपस्थिति में, हमारे स्वर्गवास होने के पश्चात जो हमारी पत्नी को फैमिली पेंशन मिल रही है उस पर भी बराबर डीए मिलता रहेगा। ये सब बातें आप अपनी पत्नी को बता करके रखिए, अपने जीवन साथी को बता करके रखिए। बिना किसी शर्त के नियोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी डीए स्वीकार्य है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम साधारण पारिवारिक पेंशन दिनांक 1 जनवरी सन 2016 से 9,000 रुपये प्लस डीए कर दी गई है, यानी कि कम से कम पेंशन आपके जीवन साथी को जो मिलेगी वो 9,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। परंतु आजकल के जो सैलरी की व्यवस्था है, सैलरी का सिस्टम है, उसके हिसाब से तो हमारे पारिवारिक पेंशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छे बन रही है और हमारे पीछे, हमारी अनुपस्थिति में हमारा परिवार अच्छे से उस पेंशन को रिसीव करके अपना जीवन यापन अच्छी प्रकार से कर सकता है। परंतु जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम विशेष पारिवारिक पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन दिनांक 1 जनवरी सन 2016 से 17,990 रुपये कर दी गई है, 17,990 रुपीज। अब जो आपका बकाया, बैलेंस, एरियर, पेंशन जो भी आपके भुगतान हैं वो सब आपको दिनांक 1 अक्टूबर सन 2008 से दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा। दिनांक 1 जुलाई सन 2009 के दिन सीडीए के लेटर 430 के अनुसार ओआर और जेसीओ के लिए पेंशन में सुधार के कई उपाय दिए गए थे। यदि कोई 2 पेंशन ले रहा है तो दोनों पेंशन पर 80 वर्ष के पश्चात अतिरिक्त पेंशन देनी होगी। WIP यानी कि विकलांगता पेंशन, लिव एफपी और SFP के लिए भी अतिरिक्त पेंशन लागू है। दिनांक 1 मार्च सन 1985 से पारिवारिक पेंशन की संयुक्त अधिसूचना शुरू की गई है। जिसके पास पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त अधिसूचना नहीं है उन्हें तुरंत आवेदन करना होगा। दिनांक 17 जनवरी सन 2013 के CDA सर्किल 500 के अनुसार दिनांक 24 सितंबर सन 2012 से दोहरी पारिवारिक पेंशन देय है। ESM एक्स सर्विसमैन के परिवार जो 2 पेंशन प्राप्त कर रहे थे और दिनांक 24 सितंबर सन 2012 से पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्हें उस समय दोहरी पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया गया था। परंतु CDA के लेटर के अनुसार जो 504 के अनुसार अभी वह 2 पारिवारिक पेंशन, 2 फैमिली पेंशन लेने के पात्र हैं, हकदार हैं। दिनांक 1 जुलाई सन 2009 से विकलांगता, युद्ध चोट, वार, जो युद्ध में विकलांग हुए हैं या उनको चोट लगी है, उनके प्रतिशत की ब्रांड बैंडिंग की अवधारणा को सशस्त्र सेना
पेंशनों पर लागू किया जाएगा, जो कि दिनांक 1 जनवरी सन 1996 से पहले सेवा से बाहर हो गए थे और दिनांक 1 जुलाई सन 2009 तक विकलांगता युद्ध चोट पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सभी पेंशन भोगियों के लिए ब्रॉडबैंड दिनांक 1 जनवरी सन 2016 से लागू हो चुका है। इसका लेटर नंबर CDA का 596 है और अधिकतम WIP की सीमा यानी अंतिम आहरित परिलब्धियों से अधिक नहीं है। दिनांक 1 जुलाई सन 2009 से हटा दी गई है। उदारीकृत पारिवारिक पेंशन दिनांक 1 फरवरी सन 1972 से अस्तित्व में आई थी। यदि आपके पास विकलांग बच्चे, अविवाहित बेटियां, विधवा बेटियां और तो आपको बाद की तारीखों में भी पेंशन लाभ के लिए भाग आदेश पार्ट ऑर्डर के लिए आवेदन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप रिटायरमेंट होकर के आए थे, आपके घर में सब ठीक ठाक था, परंतु अभी विकलांग बच्चे और विवाहित बेटियां या विधवा बेटी है तो उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो बेटियों के विवाह के लिए हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, शिक्षा का हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आई है, उसके लिए आपको उसका लाभ मिलेगा। हमेशा अपनी रैंक, समूह, योग्यता, ग्रुप और जन्म तिथि के साथ अपनी पेंशन की जांच करते रहें। यदि आपको कहीं से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, तो KSB क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड से विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने अपना ESM ID कार्ड खो दिया है या आपका जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक कार्ड गुम हो गया है, तो आपको जिला सैनिक बोर्ड से डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आपकी पूरी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में दर्ज होनी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। किसी भी बदलाव के लिए आधार स्थायी नामांकन केंद्र पर जाएं। आजकल बैंक को भी आधार नामांकन केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपका आधार कार्ड एक फिक्स निश्चित मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर सदैव आपके साथ होना चाहिए। ADLR योजना अंतिम संस्कार अनुदान 10,000 रुपये दिनांक 8 जुलाई सन 2016 से प्रभावी है। यह कैंटीन द्वारा भुगतान किया जाता है। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप अपने परिवार में बच्चों को बता करके रखें कि जहाँ से आपका कैंटीन कार्ड बना हुआ है उस कैंटीन से आपके स्वर्गवास होने पर 10,000 रुपये ग्रांट आपके परिवार को कैंटीन द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला सैनिक बोर्ड, जिस भी जिला सैनिक बोर्ड के अंतर्गत आप आते हैं, वहाँ से 5,000 रुपये भी अंतिम संस्कार के रूप में अनुदान आपके परिवार को दिया जाएगा। और यह जो अंतिम संस्कार अनुदान है, यह सेना, नौसेना, वायुसेना, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सबका राशि अलग अलग हो सकती है। इसके बारे में आप क्लेम नहीं कर सकते। मेरे इस उपयुक्त बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे या आपने सुना होगा तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मैं इसी प्रकार के लाभप्रद वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको यह मेरा वीडियो कैसे लगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए, आपके परिवार के लिए आने वाले समय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, आपके बच्चे परिवार हमेशा प्रगति करते रहें, आप और आपका परिवार हमेशा सुखी, संपन्न, खुश और स्वस्थ रहे, यह सबसे बड़ी बात है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। इसके लिए आपको प्रभु परमपिता परमेश्वर में विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर को दिन रात याद करते रहिए। ईश्वर का, परमात्मा का हमेशा शुक्रिया, धन्यवाद करते रहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसा अच्छा जीवन दिया है जिसमें हमने देश की सेवा करने के पश्चात आज हम पेंशन लेकर अपना और अपने परिवार के जीवन को भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से उनका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पर सेट कर रहे हैं। मैंने बहुत से भूतपूर्व सैनिकों को देखा है, उनके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर सेट हैं और अपने माता पिता से तो लाखों गुना अच्छी पोस्ट पर गए हैं। यदि ऐसे भी किसी प्रकार के भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके बच्चों ने अच्छी तरक्की की है, अच्छी प्रगति की है, वह प्लीज़ 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 मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उनके संबंध में, उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा और आपके लिए और अच्छे विकास प्रगति के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ निश्चित अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।